हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन कवर करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का टॉपिक नंबर 3, किंगडम प्रोटिस्टा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं पढ़ने। तो जिसको कुछ नहीं पता है तो उसके लिए बता दूं कि ये रीनीट होता है यदि, तो उसके लिए आपको काम में आएगा, नहीं तो नीट 2025 के लिए तो काम में आना ही है। तो फटाक से टॉपिक पर मूव करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आ जाते हैं अपन किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ने। तो इसमें एनसीईआरटी में कुछ बेसिक फीचर्स इसके दिए हुए हैं, पहले वो समझ लेते हैं। बहुत दिन से मैं इस टॉपिक का गेम बजाने के चक्कर में था। इस लेक्चर में सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर हैं, सारे डायग्राम कवर है। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अपन अभी कवर करने वाले हैं, 15-20 मिनट लगेंगे इसको। पूरा किंगडम प्रोटिस्टा आपके दिमाग में उतर जाएगा, दिल में उतार दूंगा। यदि इस टॉपिक से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं हो पाएगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी के कुछ बेसिक फीचर्स दिए हुए हैं, पहले वो अपन वो समझते हैं। सबसे पहले हैबिटेट्स की बात की जाए तो एनसीईआरटी ने किंगडम प्रोटिस्टा के बंदों के बारे में लिखा है कि मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। तो जनरली ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब एक ही सेल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पानी में ही सर्वाइव कर पाएगी। जमीन में सर्वाइव करने के इसके चांसेस कम है। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहाँ सर्वाइव कर पाते हैं? पानी में। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बंदे कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? पानी में। सेल टाइप की बात की जाए तो ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए हैं। द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ऑब्वियसली इसमें प्लांट्स के जो कुछ बंदे हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वो डाले गए हैं, एनिमल के जो बंदे थे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वो भी इसमें डाले गए हैं। तो तमाम जो किंगडम्स हैं उनका कचरा उठाकर प्रोटिस्टा में डाला गया है। और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी भी है कि इस किंगडम से अन्य कोई किंगडम बाहर निकल कर आए, तो ये भी पॉसिबिलिटी अभी बनी हुई है, क्योंकि इसमें डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म पड़े हुए हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी कहती है व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। मतलब एनसीईआरटी यहाँ पर यह समझाना चाह रही है कि एक साइंटिस्ट के लिए एक प्रोटिस्टा का बंदा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन हो सकता है, और वही बंदा किसी दूसरे साइंटिस्ट के लिए क्या हो सकता है? एक प्लांट हो सकता है। अच्छा, उसने ऐसा क्यों कहा कि मान लिया कि किसी बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेसिस करने वाला कोई प्रोटिस्टन है, वो यूनिसेलुलर है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, और किसी दूसरे बायोलॉजिस्ट ने इसको देखा तो उसने देखा यार ये सारे फीचर्स प्लांट्स के हैं, फोटोसिंथेसिस करना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये लगभग प्लांट्स को बिलोंग कर रहा है। जैसे कि अपन क्लेमाइडोमोनास बोल दें तो क्लेमाइडोमोनास हो गया, या पायरुलेना बोलते हैं, तो ये लोग क्या है? यूनिसेलुलर है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट के लिए ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टन होंगे, और कहीं दूसरा साइंटिस्ट इनको बोल रहा होगा क्या? प्लांट्स। तो ये एनसीईआरटी इस लाइन में हमें समझाना चाह रही थी। नेक्स्ट एनसीईआरटी कहती है बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेल्स, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। बिल्कुल सही बात है, इस लाइन को समझते हैं एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। बीइंग यूकैरियोट्स मतलब यूकैरियोट्स होने की वजह से प्रोटिस्टन की जो सेल बॉडी होगी वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रखेगी। तो ये सबको पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, ठीक है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस बात है यूकैरियोट्स में जो जो चीजें देखने को मिलती है वो सारी चीजें अपन को प्रोटिस्टा में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के पास इसमें सीलिया और फ्लैजिला भी पाया जाता है। आपने देखा होगा जब अपन ने मोनेरा किंगडम पढ़ा था तो वहां पर सीलिया एब्सेंट था और फ्लैजिला पाया जा रहा था, जिसमें 9+0 अरेंजमेंट था और फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ था। अब यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। पहले क्या पढ़ा हमने? पहले 9+0 अरेंजमेंट पढ़ा जो कि प्रोकैरियोट्स का था, मोनेरा का था। अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे 9+2 अरेंजमेंट, जो कि फ्लैजिला में भी और सीलिया में भी पाया जाएगा। सीलिया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, ओनली यूकैरियोट्स में पाया जाता है। तो यहाँ तक की डिटेल आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फीचर्स है रिप्रोडक्शन को लेकर। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा के बंदे होते हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है वो समझते हैं अभी अपन। तो प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो मोटा मोटा आपको यहाँ से दिमाग में ये रखना है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के बंदे होते हैं वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मेनली वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रेयरली कहीं देखने को मिलता है। अगर टाइप की बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक फोटोसिंथेटिक, दूसरा सेप्रोफिटिक, तीसरा पैरासिटिक या होलोजोइक। फोटोसिंथेटिक में अपन ने प्लांट्स के एंसेस्टर को रखा है, जिसमें क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड जुगलिनोइड्स आते हैं। और जो सेप्रोफिटिक होते हैं उसमें अपन ने फंजाई के एंसेस्टर को रखा है, जो कि स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। और पैरासिटिक या होलोजोइक जो क्लास है उसमें अपन ने प्रोटोजोन्स को रखा है, जो कि एनिमल के एंसेस्टर थे। और लास्ट लाइन में एनसीईआरटी क्या बोलती है? दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो मैं आपको समझा चुका हूं, जो प्लांट्स के एंसेस्टर थे या प्लांट से जो लिंक बना रहे हैं वो ये लोग बना रहे हैं, जो एनिमल से लिंक बना रहे हैं वो प्रोटोजोन्स बना रहे हैं, जो फंजाई के एंसेस्टर थे वो स्लाइम मोल्ड्स हैं। तो इसमें 5 क्लासेस पढ़ना है अपन को इस किंगडम के अंतर्गत: क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। आई होप कि यहां तक का एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होगा। अभी अपन मूव करने वाले हैं अपनी फर्स्ट क्लास क्राइसोफाइट्स पर। तो क्राइसोफाइट्स में अपन को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं, जैसे इनके मेंबर्स क्या हैं, हैबिटेट्स क्या है इनका, सेल वॉल क्या है, फ्लैजिला, पिगमेंट्स, स्टोरेज, रिप्रोडक्शन, फीचर्स। तो ये सब पॉइंट्स अपन क्राइसोफाइट्स में भी देखेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी देखेंगे और यूग्लिनोइड्स में भी देखेंगे। और इन सभी पॉइंट्स को सम्मिलित रूप से अपन एक टेबल में लिख लेंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी।
और इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो चैनल को ज्वाइन कर लें। सो क्राइसोफाइट्स में जो मेंबर इंक्लूडेड है वो डायटम्स है और डेस्मिड्स है। डेस्मिड्स को गोल्डन एलगी के नाम से जाना जाता है। सीधे रटने वाली बात है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। हैबिटाट की बात की जाए तो ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं, तो इसको अपन बोथ से याद रखेंगे। देयर आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स प्लैंक्टन्स। ओहो, तो इस लाइन का क्या मतलब है? ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ते हैं, बहुत ज्यादा छोटा साइज होता है इनका, और जो वाटर की धारा है, वाटर का जो करंट है उसके साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं, कोई एनर्जी खर्चा नहीं करते ये, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फाइटोप्लैंक्टन बोला जाता है। आपने इकोलॉजी में फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन पढ़ा होगा, तो जो फाइटोप्लैंक्टन हमने पढ़ा है ना इकोलॉजी में, तो वो यही फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, क्राइसोफाइट्स या डायटम। ये चीफ प्रोड्यूसर कहे जाते हैं ओशियन के। मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक होते हैं, जिनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहा जाता है। तो आई होप कि ये हैबिटेट वाली आपको लाइंस क्लियर होंगी। इनमें कुछ समझाने का था नहीं, सारी इजी लाइन है, बस इसको ये वाला याद रखना लाइन को। दे आर माइक्रोस्कोपिक फ्लोट पैसिवली, मैंने जो की पॉइंट्स है वो ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं। वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं, जिनको प्लैंक्टन्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो फीचर्स है उस पर बात करते हैं सेल वॉल। तो एनसीईआरटी सेल वॉल के रिलेटेड क्राइसोफाइट्स में क्या लिखती है? इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स व्हिच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। तो इसका मतलब क्या है कि एनसीईआरटी कह रही है क्राइसोफाइट्स का जो मेंबर है डायटम, उसमें जो सेल वॉल्स होती हैं वो थिन ओवरलैपिंग सेल्स की तरह होती हैं। सेल्स मतलब कच्छ मान लो, एक इस तरह से और दूसरी इस तरह, तो ये थिन ओवरलैपिंग सेल्स की तरह इनकी सेल वॉल्स होती हैं, जो एक दूसरे में सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाती हैं। साबुनदानी देखी होगी आपने, इस तरह से फिट हो जाती है एक दूसरे में सोप बॉक्स की तरह। और दी वॉल्स और एम्बेडेड विद सिलिका, इन जो वॉल्स उनमें सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए ये कैसी हो जाती है? इनडेस्ट्रक्टिबल या अविनाशकारी, जिनको विनाश न किया जा सके, इनको विघटन या विनाश नहीं किया जा सकता, तो ये अविनाश हो जाती हैं। समझ रहे हो? जिसका विनाश न किया जा सके, इंडेस्ट्रक्टिबल, जिसको डिस्ट्रक्टिबल ना किया जा सके। तो आई होप यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सेल वॉल को लेकर कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल से मिलकर बनी होती है, जो सोप बॉक्स की डिजाइन की होती है, और इसमें सिलिका का डिपोजिशन देखने को मिलता है, जो कि इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। नेक्स्ट हमारा फीचर है फ्लैजिला को लेकर। इनमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है, जो फ्लोट करते हैं विद वाटर करंट। तो यहाँ पर अपन पढ़ चुके हैं पैसिवली फ्लोट करते हैं, बिना एनर्जी खर्चा किए हुए फ्लोट करते हैं। यदि इसमें फ्लैजिला होता तो फ्लैजिला को मूवमेंट के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी खर्चा नहीं करना चाहते, तो इसलिए इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। ये जो डिफरेंट कलर के जो पॉइंट्स है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, तो आप इनको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। पिगमेंट की बात करें तो क्राइसोफाइट्स में क्लोरोफिल ए और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट देखने को मिलते हैं। यदि स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें क्राइसोलैमिनेरिन की फॉर्म में स्टोर्ड होता है फूड। और रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो मेनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेयर देखने को मिलता है, ये सारे ही क्लासेस में देखने को मिलता है। क्राइसोफाइट्स हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया, यूग्लिनोइड्स वगैरह हो गए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी में रेयर देखने को मिलता है। और प्रीडोमिनेटली क्या देखने को मिलता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिजन देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट हमारे फीचर्स। तो एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उनको समझते हैं। डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डायटोमियस अर्थ। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण ये इनडेस्ट्रक्टिबल हो जाती है। अब ये जो इनडेस्ट्रक्टिबल जो सेल वॉल है, ये बिलियंस ऑफ ईयर जमा होती रहती है, इकट्ठा होती रहती है, उससे क्या बन जाती है? डायटोमियस अर्थ का निर्माण होता है। आई होप कि ये लाइन समझ में आई होगी। नेक्स्ट एनसीईआरटी कहती है बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी मतलब दरदरी, तो दरदरी होने के कारण द सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। तो मैंने की पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, किसमें यूज होती है? पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स में एंड ऑयल्स में। लास्ट और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है, जो डायटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, बहुत सारा अमाउंट बनाते हैं भोजन का। समुद्र में बहुत सारा जो परसेंटेज है, अमाउंट है भोजन का, वो अपना डायटम्स बनाते हैं। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस कहे जाते हैं। मुख्य, चीफ मतलब मुख्य, एक होता है चीफ मतलब वो चीफ होता है, चीफ मतलब घटिया आदमी। जैसे कि आपका कोई दोस्त होगा वो चीफ होगा, लेकिन यहाँ चीफ है जो कि ऑफ है, मुख्य। मुख्य अतिथि, आपने चीफ गेस्ट सुना होगा ना, तो वो ये वही वाला चीफ है। मतलब मुख्य अतिथि या मुख्य प्रोड्यूसर कौन होते हैं समुद्र के? वो डायटम्स होते हैं। आई होप कि क्राइसोफाइट्स आपको समझ में आया होगा। अभी अपन मूव करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पर, जो कि डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स का मेंबर कौन होता है सर? गोनियोलेक्स रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स को कहा जाता है। ये रेड टाइड की एक फिनोमेना शो करता है समुद्र में। हैबिटाट की बात की जाए तो मोस्टली मैराइन होते हैं। ये पहले वाला क्या था? क्राइसोफाइट्स, बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों था। ये मोस्टली मैराइन होते हैं। फोटोसिंथेटिक, ऑब्वियसली प्लांट्स के एंसेस्टर हैं, तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही। सेल वॉल में एनसीईआरटी क्या लिखती है? द सेल वॉल्स हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। तो इसके डायग्राम से समझते हैं। ये आपको जो प्लेट दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ टाइट, कुछ सॉलिड सी चीज हो, तो यही है स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। ये सेलुलोज की बनी हुई एक सॉलिड प्लेट है। तो वो एनसीईआरटी ने बोला है कि इनमें आउटर सरफेस पर स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट पाई जाती है इनकी प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा फीचर है फ्लैजिला को लेकर। तो मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली
एंड अदर ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द सेल प्लेट। तो अपन को यहाँ पर सीधा सीधा याद रखना है, जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं उनमें दो तरह के फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला। आप इस वाले डायग्राम से समझ सकते हैं, एक फ्लैजिला ये गया है, एक फ्लैजिला ये गया है। तो दो तरह के फ्लैजिला जो फरो में देखने को मिल रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये ट्रांसवर्स, दोनों फ्लैजिला इसमें देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट अपन फीचर्स पे अब चलते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है पिगमेंट्स को लेकर? तो पिगमेंट्स को लेकर एनसीईआरटी कहती है दे अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। तो बिल्कुल सही बात है, इनकी सेल्स में कौन सा पिगमेंट होगा उसी के हिसाब से ये कलर शो करते हैं। अल्टीमेटली कहा जाए तो ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर शो करते हैं। ये येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं। एक आउट ऑफ एनसीईआरटी में आपको पॉइंट बता दूं, इनमें क्लोरोफिल एक पिगमेंट पाया जाता है, R5 पाया जाता है जिनको रेड कलर प्रोवाइड कराता है, और कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं जिनको डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराते हैं, रेड, ब्राउन, ब्लू एंड येलो। तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम है। भाई क्लोरोफिल ए नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें। ठीक है, R5 को रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है, जिससे रेड टाइट करेंगे, मछलियों को मारेंगे, वो नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे अपन। अच्छा, अब नेक्स्ट फीचर है हमारा स्टोरेज। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, जो स्टार्च के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिजन शो करते हैं। और फीचर्स की बात की जाए तो वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिएट्स एग्जांपल गोनियोलेक्स, रेड डाइनोफ्लैजिएट का एग्जांपल है गोनियोलेक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, रेड टाइड्स फॉर्म करते हैं। बिल्कुल, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है और समुद्र में हर जगह लाल 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 दिखाई देता है, मतलब एक बड़े पोर्शन में लाल लाल पूरा समुद्र दिखाई देगा, तो उसको बोला जाता है रेड टाइड। ये कौन कॉज करता है? गोनियोलेक्स, जो कि ये क्या है? डाइनोफ्लैजिएट्स। आई होप कि यहाँ तक का बड़े भाई आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट और लास्ट एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो इस क्लास की लार्ज मेंबर्स के द्वारा जो टॉक्सिन्स रिलीज किया जाता है, उसके द्वारा आसपास समुद्र में पाई जाने वाली मछलियां भी मर जाती हैं। तो वही लास्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज मेंबर, इसके लार्ज मेंबर के द्वारा जो टॉक्सिन समुद्र में रिलीज किया जाता है वो मार सकता है, मे इवन किल, मैराइन एनिमल्स को भी और फिशेस को भी मार सकता है। तो काफी खतरनाक हो सकता है ये डाइनोफ्लैजिएट्स। तो बड़े भाई अपन नेक्स्ट क्लास पे मूव करते हैं, जो कि है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स का मेंबर क्या होता है? यूग्लिना। ये इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हैबिटेट की बात की जाए तो मेजॉरिटी फाउंड इन फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर। तो अभी देखा जाए क्राइसोफाइट्स कहाँ पाया जा रहा था? क्राइसोफाइट पाया जा रहा था बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। फिर आया डाइनोफ्लैजिएट, वो कहाँ पाया गया? उसने जिद करी अपन मैराइन वाटर में रहेंगे तो उसको मैराइन वाटर में डाल दिया गया। अब आया यूग्लिना, तो यूग्लिना ने जिद करी हम फ्रेश वाटर में रहेंगे, क्योंकि इनका और डाइनोफ्लैजिएट्स का 36 का आंकड़ा था। तो वो क्या कहाँ पर? समुद्र में। तो ये आ गया तालाब में, फ्रेश वाटर में। तो उसने कहा कि हैबिटेट हमारा क्या रहेगा? मेजोरिटी फाउंड रहेगी फ्रेश एंड स्टैग्नेंट वाटर, रोका हुआ वाटर चाहिए उसको, और समुद्र में बहता हुआ वाटर रहता है, तो इसलिए इसने फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर चुना। और इसकी सेल वॉल के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है? इंस्टीट्यूट ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, साफ साफ लिखा हुआ है। सेल वॉल की वजह इसमें प्रोटीन रिच लेयर पाई जाएगी, जिसको पेलिकल कहा जाएगा, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट फीचर देखते हैं फ्लैजिला। इसमें 2 अनइक्वल एपिकल फ्लैजिला पाए जाते हैं। सीधे रटना है अपन को, 2 पाए जाएंगे, अलग अलग साइज के होंगे और एपिकल पोजीशन पर पाए जाएंगे। एनसीईआरटी लिखती है दे हैव 2 फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। तो यहाँ से समझते हैं इसमें 2 तरह के फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक ऐसा फ्लैजिला होता है, एक बड़ा फ्लैजिला होता है, ये लॉन्ग हो गया, ये शॉर्ट हो गया, एपिकल पोजीशन पर है और अनइक्वल है। तो 2 अनइक्वल एपिकल, इसको रट लेंगे। यदि यहीं पर होता 2 अनइक्वल और लेटरल, तो इसमें आ जाता फिर अपना ब्राउन एल्गी। जब अपन एल्गी पढ़ेंगे तो समझेंगे 2 अनइक्वल लेटरल साइड पे ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, और 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला कहाँ देखने को मिलते हैं? ये ग्रीन एल्गी। तो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी इसको छोड़ते हैं। पिगमेंट्स की बात की जाए तो इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ द यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स इन दैट इज क्लोरोफिल ए एंड बी। तो यार इस पिगमेंट्स में सीधा सीधा अपन को समझना है, जो यूग्लिनोइड्स होते हैं उनमें हायर प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं, जो इनकी फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है समझने का। स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें जो फूड होता है वो पैरा एमाइलम के फॉर्म में स्टोर होता है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय लॉन्गिट्यूडनल फिजन शो करते हैं। जनरली 2 तरह के फिजन देखने को मिलते हैं। थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा हूँ यहाँ पर मैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो 2 तरह के अपन को देखने को मिलते हैं फिजन। एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल फिजन, एक होता है ट्रांसवर्स फिजन। तो ये मैंने आर को हाईलाइट किया और एल को हाईलाइट किया, तो इसको समझेंगे। अब अपने पास 2 लोग देखने को मिलते हैं। एक तो हमें यूग्लिना देखने को मिलता है, एक पैरामीशियम देखने को मिलता है। ठीक है, पैरामीशियम कहाँ देखने को मिलेगा? जो प्रोटोजोन पढ़ेंगे उसके अंतर्गत एक सब क्लास आएगी पैरामीशियम, वहाँ देखेंगे। तो जो लॉन्गिट्यूडनल फिजन देखने को मिलता है वो यूग्लिना में देखने को मिलता है, कहाँ पर? और जो ट्रांसवर्स फिजन देखने को मिलता है वो पैरामीशियम में देखने को मिलता है। आई होप कि आप यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा याद करने की ट्रिक क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं पैरामीशियम में कैपिटल आर आ रहा है
और ट्रांसवर्स में भी आर आ रहा है, तो यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, तो पैरामीशियम ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स पैरामीशियम। लॉन्गिट्यूडनल में एल आ रहा है, युगलीना में भी एल आ रहा है, तो युगलीना में एल है, लॉन्गिट्यूडनल में भी एल है, तो लॉन्गिट्यूडनल युगलीना, युगलीना लॉन्गिट्यूडनल। तो यदि क्वेश्चन बनता है आउट ऑफ एनसीईआरटी या थोड़ा सा बाहर पूछने की कोशिश करता है तो वो ये पूछ सकता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल युगलीना में देखने को मिलेगा और ट्रांसफर फिजन पैरामीशियम में देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अभी अपन नेक्स्ट एनसीईआरटी का पॉइंट देखने वाले हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्रिव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं इससे कि जो युगलीना होता है वो फोटोसिंथेसिस करेगा प्रेजेंस ऑफ लाइट में। जब सनलाइट प्रेजेंस रहेगी तो फोटोसिंथेसिस शो करेगा, अपना भोजन खुद बना लेगा। लेकिन जैसे ही सनलाइट कम होना स्टार्ट होगा या रात का समय आएगा जब सनलाइट गायब हो जाएगी या धीमी हो जाएगी तो ये प्रीडेशन शो करेगा, जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है उनको मारकर खाएगा। मारकर खाने से अभिप्राय यही है कि यूनिसेलुलर होता है तो आसपास जो चीज़ होती है उसको इनगल्फ कर लेता है अंदर। ठीक है, वो प्रीडेशन वैसा नहीं होता शेर और चीते वाला प्रीडेशन नहीं, लेकिन हाँ प्रीडेशन ये भी एक प्रकार का प्रीडेशन ही होता है कि अदर लोअर ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर ले लेना या उनको डाइजेस्ट कर लेना। ऑब्वियस बात है, अंदर जाएंगे तो डाइजेस्ट ही हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन डिप्रिव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि जो युगलीना होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस शो करता है, जब सनलाइट कम हो जाती है या रात हो जाती है तो ये प्रीडेशन शो करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा हुआ है वो सारे पॉइंट्स कवर है। तो ये आपको आ गई तो समझो पीछे जितना पढ़ा हुआ है वो भी आ गया। तो इसमें लेफ्ट साइड पे यहाँ पर फीचर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर अपने जो क्लासेस हैं वो दी हुई हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफिलेजिएट्स एंड यूग्लिनोइड्स। और ये सारे फीचर्स अपन को पढ़ना है, ये इनका डिटेल या डाटा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मेंबर्स की बात की जाए तो क्राइसोफाइट्स में 2 मेंबर्स आते हैं, एक डायटम्स आता है और डेस्मिट्स आता है, जिसको गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है। डायनोफिलेजिएट्स की बात की जाए तो उसका जो एग्जाम्पल है वो गोन्यूलेक्स, और यूग्लिनोइड्स की बात की जाए तो उसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। अब अपन बात करते हैं हैबिटेट की। अपन ने फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर 2 तरह के हैबिटेट पढ़े हुए हैं। जो क्राइसोफाइट था वो दोनों हैबिटेट्स में पाया जा रहा था, जो डायनोफिलेजिएट्स था वो एक्सक्लूसिवली या मोस्टली मैराइन था, और यूग्लिना की बात की जाए तो फ्रेश वाटर में पाया गया, फ्रेश स्टेगनेंट वाटर। सेल वॉल की बात की जाए तो जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उनमें जो सेल वॉल्स होती हैं वो सिलिका सेल्स बनी हुई होती हैं, सोप बॉक्स की तरह रहती हैं। सोप बॉक्स इन द सेंस कि इस तरह का एक सोप बॉक्स देखने को मिलेगा, साबुनदानी होती है ना, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती है, ऐसा बंद होती है, तो सोप बॉक्स की तरह इनमें सेल वॉल देखने को मिलती है। इनमें सिलिका का डिपोजिशन होता है, तो ये इनडेस्ट्रक्टेबल हो जाती हैं और डायटोमियस अर्थ बनाती है। तो आई होप कि ये आपको पता, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो डायरेक्ट की पॉइंट क्या याद करना है कि जो सेल वॉल होती है क्राइसोफाइट्स में वो सिलिका सेल्स होती हैं। सेल्स मतलब कवच, तो ये कवच की तरह होती हैं, सोप बॉक्स की तरह डिजाइन बनाती हैं। डायनोफिलेजिएट्स की बात की जाए तो उसमें अपन को याद करना है कीवर्ड स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा किसमें स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स पाई जाती है, तो सीधा आंसर जाना चाहिए डायनोफिलेजिएट्स। और आपसे ये भी पूछ सकता है किसमें सेल वॉल एब्सेंट है लेकिन सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जा रही है जिसको पेलिगल के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगी यूग्लिना। ये देख लीजिए, सेल वॉल एब्सेंट है लेकिन इसमें प्रोटीन रिच लेयर पाई जा रही है जो कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, तो किसमें जाएगा आंसर अपना यूग्लिना। तो नेक्स्ट अपना फीचर है फ्लैजिला। फ्लैजिला की बात की जाए तो क्राइसोफाइट जो होता है उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। डायनोफिलेजिएट जो होता है उसमें 2 तरह के फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल। और यूग्लिना की बात की जाए तो उसमें 2 तरह के फ्लैजिला पाए जाते हैं, अनइक्वल होते हैं और एपिकल पोजीशन पे होते हैं। तो कीवर्ड क्या याद करना है, 2 अनइक्वल एपिकल। आई होप कि यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर्स जो कि स्टोरेज। स्टोरेज की बात की जाए तो जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो क्राइसोलैमिनेरियन के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, जो डायनोफिलेजिएट्स होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, और जो यूग्लिनोइड्स होते हैं वो पैरा अमाइलम के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। पिगमेंट्स की बात की जाए तो जो पिगमेंट्स होता है क्राइसोफाइट्स में वो क्लोरोफिल ए एंड फ्यूकोजेंथिन होता है। जो डायनोफिलेजिएट्स में पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं वो क्लोरोफिल ए एंड फाइकोएरिथ्रिन होते हैं, और जो यूग्लिनोइड्स में पिगमेंट देखने को मिलते हैं वो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होते हैं। याद करने की ट्रिक समझ लो, क्लोरोफिल ए तो सभी में है तो इसको गोली मारो, इसके पिछवाड़े में एक लात मारो, अब बचा क्या, फ्यूकोजेंथिन। तो क्राइसोफाइट्स में फ्यूकोजेंथिन को याद करना है, इसको अभी छोड़ देते हैं। डायनोफिलेजिएट्स पे आ जाओ, तो जो डायनोफिलेजिएट्स है उसमें फाइकोएरिथ्रिन पाया जा रहा है, और डायनोफिलेजिएट्स का जो मेंबर है गोन्यूलेक्स, ये रेड टाइड करता है। रेड टाइड का फिनोमेना कौन सा करता है, गोन्यूलेक्स। रेड मतलब लाल, आर फाइकोएरिथ्रिन मतलब लाल। तो यहाँ से आपको याद कर सकते हैं आर फाइकोएरिथ्रिन इसको कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है रेड टाइड करने की। यूग्लिनोइड्स की बात की जाए तो यूग्लिना जो होता है उसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाया जाता है, जो कि हाइजर प्लांट्स की तरह पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करने में इसको हेल्प करते हैं। जो हमारा लास्ट फीचर है वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो क्राइसोफाइट जो होता है उसमें भी फिजन, डायनोफिलेजिएट्स की बात की जाए तो उसमें भी फिजन, और यूग्लिनोइड्स की बात की जाए तो उसमें भी फिजन के थ्रू इनके जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करते हैं। अभी अपन मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पर जो कि है स्लाइम मॉल्स। स्लाइम मॉल्स में एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले उसके मेंबर्स को देखते हैं। तो स्लाइम मॉल जो होता है वो खुद अपना ही मेंबर है,
ठीक है, अपने घर का खुद ही मेंबर है स्लाइम मोल्ड्स, जो कि एक सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? ये मेराथोपजीवी होते हैं, सड़े गले पदार्थों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सो हैबिटेट की बात की जाए तो एनसीईआरटी बोलती है कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो ऑन डेड ऑन डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं, जैसे कि ट्विक्स एंड लीफ। तो जो सड़ी गली ट्विक्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं या जो पत्तियां होती हैं, उन पर ये ग्रो करते हैं, उनको खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चलिए स्लाइम मोल्ड जो है उनकी सेल वॉल की बात की जाए तो स्पोर है ट्रू सेल वॉल। इनका जो स्पोर होता है वो ट्रू सेल वॉल बनाता है। अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर बनता है, ट्रू सेल वॉल उसमें देखने को मिलती है, जो उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है, अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि ये फीचर्स। तो एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, उनको समझ लेते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ कि एक मान लिया ये लीफ है, ये किसी प्लांट्स की लीफ है और ये इसकी प्लाज्मोडियम स्टेट है। प्लाज्मोडियम स्टेट क्या होती है सर? यूनिसेलुलर होती है और मल्टी न्यूक्लिएट होती है। बहुत सारे इसमें न्यूक्लिएट देखने को मिलते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। अब ये जो प्लाज्मोडियम स्टेट है ये सेवरल फीट तक ग्रो कर सकती है। ये पत्ती के ऊपर पूरा ग्रो कर जाती है और उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है। ये सड़ी गली पत्ती को खाकर अपना जीवन व्यतीत करती है। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या कहती है उसको समझते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। बिल्कुल सुटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बना लेते हैं जो पत्ती के ऊपर ग्रो करके पत्ती को खा जाती है। विच में ग्रो एंड स्प्रेड सेवरल फीट। ठीक है, ये भी बता चुका हूँ। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। इसको समझ लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है कि ये अपना प्लाज्मोडियम था जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती थी, बहुत सारे ये न्यूक्लियस है इसके अंदर। अब अनफेवरेबल कंडीशंस आई, यूएफ अनफेवरेबल कंडीशंस आई तो ये प्लाज्मोडियम है, इसने क्या किया? फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप कर ली। ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर क्या है? ऊपर टॉप पोजीशन पे फ्रूटिंग बॉडीज पे स्पोर्स बन रहे हैं। तो यही एनसीईआरटी हमसे कह रही है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। इसने ऐसी फ्रूटिंग बॉडीज बना ली बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। तो इस टिप्स पे क्या पाए जा रहे हैं? बहुत सारे स्पोर्स पाए जा रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कहती है एनसीईआरटी? द स्पोर्स पॉजेस ट्रू वॉल्स। बिल्कुल, इनके स्पोर्स में ट्रू वॉल्स पाई जा रही है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। विपरीत परिस्थितियों में भी जो स्पोर्ट्स हैं इनमें ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये सर्वाइव कर जाएंगे। इनको ये कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड करा रहा है? जो ट्रू सेल वॉल। इनके पास जो ट्रू सेल वॉल है जो इनको ऐसी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा रही है कि एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में भी, विपरीत से विपरीत या विषम से विषम परिस्थितियों में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन क्या है? द स्पोर्ट्स आर डिस्पर्ड बाई एयर करंट्स। बिल्कुल सही बात है कि इनके जो स्पोर्ट्स होते हैं वो एयर करंट्स, जो हवा के प्रभाव के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो स्पोर्ट्स ये है, यहाँ से जो स्पोर्ट्स निकलेंगे ये एयर करंट से बह जाएंगे। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएंगे तो ये अगेन ग्रो हो सकते हैं दोबारा से प्लाज्मोडियम में। तो ये इसका एक लाइफ साइकिल इस तरह से चलती रहती है, फेवरेबल अनफेवरेबल अनफेवरेबल फेवरेबल। आई होप कि यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारी नेक्स्ट क्लास है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में एनसीईआरटी ने कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, जैसे कि ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट्स। बिल्कुल सही बात है कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो एनिमल के एंसेस्टर होते हैं। तो एनिमल के पूर्वज होने के कारण ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और प्रीडेटर होंगे या पैरासाइट होंगे। प्रीडेटर मतलब या तो ये किसी जीव को मारकर खाएंगे या किसी जीव के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहेंगे। हालांकि ये यूनिसेलुलर होते हैं तो मारकर खाने वाला इनका थोड़ा सा लेस होता है, पैरासाइट के फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इनकी पहली सब क्लास है अमीबॉइड प्रोटोजोन। इनके बारे में एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपन देख लेते हैं, जैसे कि दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। ये तीन तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, सी वाटर में भी रह सकते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं। तो मोटा मोटा अपन को याद क्या करना है, तो जो फ्रेश वाटर में ऑर्गेनिज्म होगा उसको अमीबा कहा जाएगा। जो सी वाटर में अमीबा पाया जाएगा उसके चारों तरफ सिलिका का डिपोजिशन हो जाएगा। जो मॉइस्ट सॉइल में अमीबा पाया जाएगा वो पैथोजेनिक नेचर शो करेगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जिसका नाम है। ठीक है, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया फॉल्स फीड एज एन अमीबा। तो इस लाइन में एनसीईआरटी हमसे क्या कहना चाह रही है? जो अमीबा होता है वो सीडोपोडिया बनाकर अपना शिकार को पकड़ता है। तो इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे। मान लिया कि ये एक सेल है किसकी, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये अमीबा है। कौन है ये? अमीबा। इसने अपना फूड देख लिया, ये इसका फूड है या शिकार है। तो फूड अभी बिंदास है, उसको नहीं पता है कि हमारा शिकारी आ चुका है। लेकिन जो शिकारी है, जो अपना प्रीडेटर है, उसने देख लिया कि हमारा खाना जो है वो सामने है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये बिंदास है यार, ये एक सेल है, क्या ही कर लेगी, काफ़ी दूर भी है। फिर ये क्या सोच रहा है कि सेल अपना कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन अमीबा के अंदर हलचल स्टार्ट हो गई है कि उसको अपना खाना दिख गया है। तो धीरे धीरे इसने क्या हुआ, अपने सीडोपोडिया डेवलप करना स्टार्ट कर दिए। सीडोपोडिया क्या होते हैं? फॉल्स फीट। ये सच्चे पैर नहीं होते, हमेशा नहीं प्रेजेंट रहते, शिकार को देख कर आते हैं। ठीक है, तो अमीबा ने देखा कि अपना शिकार है, इसको तो पकड़ना पड़ेगा। तो कुछ सेकंड्स के बाद क्या हुआ, जो अमीबा है वो अपने सीडोपोडिया के थ्रू चलकर कहाँ आ गया? ये शिकार के पास आ गया। अब ये रहा शिकार और अमीबा उसके पास आ चुका है।
है और धीरे धीरे देखते ही देखते अमीबा इसको अपने अंदर ले लेता है। ये अपनी ऐसे ऐसे फास्ट स्पीड बढ़ाता है, इस तरह से ये इस तरह बढ़ाएगा, ये इस तरह, और ये दोनों एक दूसरे को जोड़ लेंगे। अब ये शिकार क्या हो गया, ये बॉडी के अंदर आ गया। अब उसको तो लग रहा था कि भैयापन तो मस्त घूम रहे हैं, लेकिन उसने उसको चारों तरफ से ऐसा घेर लिया कि उसका का पूरा चारों तरफ का एनवायरनमेंट इसकी बॉडी के अंदर चला गया। सो ये होता है इसका सीडोपोडिया के थ्रू प्रे को कैप्चर करना। आई होप कि ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, किस तरह से पहले एक सेल थी, यहाँ पर प्रे था, कुछ सेकंड के बाद देखा तो इसने सीडोपोडिया डेवलप कर लिए थे और ये शिकार के पास पहुंच गया था। नेक्स्ट देखा इसने शिकार के चारों तरफ का पूरा एनवायरनमेंट ही अपने अंदर ले लिया है, समझ रहे हो। इसने नेक्स्ट क्या देखा कि पूरा का पूरा शिकार का एनवायरनमेंट ही अमीबा के अंतर्गत जा चुका है। तो शिकार तो घबरा गया, भैया हम तो अच्छा खासा चिल कर रहे थे, एकदम से इसकी बॉडी के अंदर कैसे आ गए। तो ये सब सिनेरियो अमीबा में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है एनसीईआरटी का कि मेराइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। बिल्कुल, जो मेराइन अमीबा होता है उसकी सरफेस पर सिलिका की सेल्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी बोलती है सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट्स। ये बता चुके हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटी का इसका एग्जांपल है जो कि कॉज करता है अमीबिक डिजेंट्री। अब नेक्स्ट हमारी सब क्लास है फ्लैजिलेट प्रोटोजोन। फ्लैजिलेट प्रोटोजोन में हमें पढ़ना है कि द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, इनके पास फ्लैजिला भी हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है कि द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जांपल ट्रिप्नोसोमा। तो स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होती है, ट्रिप्नोसोमा के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्लीपिंग सिकनेस डिसीज किसके द्वारा कॉज होती है, जो कि है फ्लैजिलेट प्रोटोजोन, जिसको ट्रिप्नोसोमा के नाम से जाना जाता है। तो हमारी नेक्स्ट सब क्लास है सीलिएटेड प्रोटोजोन। इसमें एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया दे हैव अ कैविटी, जिसको गलेट बोला जाता है, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर एक एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है। इसकी बॉडी के चारों तरफ छोटे 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 सिलिया पाए जाते हैं, जो थाउजेंड ऑफ सिलिया इसको मदद करते हैं भोजन को अंदर लेने में। आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी इसका फूड प्रेजेंस होता है, उस फूड को वाटर की धारा के साथ ये अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी का पॉइंट सी के ऊपर है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉज वाटर लेडन विथ फूड। वाटर विथ फूड क्या होता है, टू बी स्टेयर्ड इनटू द गलेट, गलेट के अंदर चला जाता है। एग्जांपल है इसका पैरामीशियम। ये जो कैविटी दिख रही है आपको इसके डायग्राम में, इसको क्या कहा गया है, गलेट, ठीक है। अब ये जो थाउजेंड्स ऑफ सिलिया है, ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट्स शो करते हैं, और आसपास यदि कोई फूड प्रेजेंट होगा तो ये धारा की प्रवाह के साथ बॉडी के अंदर चला जाएगा और ये अपनी गलेट को बंद कर लेगा। तो इस तरह से ये अपने फूड को कैप्चर करता है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारी सब क्लास है स्पोरोजोन। तो प्रोटोजोन के अंदर जो लास्ट सब क्लास है वो है स्पोरोजोन। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। तो स्पोरोजोन में अपन को एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज देखने को मिलती है जो बड़ी खतरनाक होती है। एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहती है, द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट विच कॉज मलेरिया, अ डिसीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जो स्पोरोजोन होते हैं उनकी एक नोटोरियस स्टेज होती है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया पैरासाइट है। ये क्या करता है, आपने पढ़ा होगा, मलेरिया पैरासाइट मादा एनीफिलीज या फीमेल एनीफिलीज जो होती है इस प्लाज्मोडियम को लेकर जाती है और ह्यूमन के अंदर छोड़ देती है। तो इसकी जो इन्फेक्शियस स्टेज है वो ह्यूमन की पॉपुलेशन में इतना स्टैगरिंग या अविश्वसनीय, जिसको भुलाया ना जा सके, ऐसा इफेक्ट। स्टैगरिंग मतलब जिस पे विश्वास न किया जा सके, जिसे भुलाया ना जा सके, ऐसा इफेक्ट इसने ह्यूमन की पॉपुलेशन पर छोड़ा है। पास्ट में बहुत सारी डेथ इस प्लाज्मोडियम के कारण हो चुकी हैं। तो ये बड़ा खतरनाक एक पैरासाइट है। स्पोरोजोन में दो लाइन इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज में पाई जाती है। इसकी मोस्ट नोटोरियस स्टेज जो है वो प्लाज्मोडियम है, जिसको मलेरिया पैरासाइट भी बोला जाता है, जो कि कॉज करता है मलेरिया। इसका जो इफेक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन पर स्टैगरिंग इफेक्ट है। क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ से पूछ सकता है आपसे कि किस ऑर्गेनिज्म का स्टैगरिंग इफेक्ट है ह्यूमन की पॉपुलेशन पर। तो जनरली बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन है तो मलेरिया पैरासाइट आपको लगाना पड़ेगा, जो कि स्पोरोजोन सब क्लास के अंतर्गत आता है। आई होप कि यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। तो इस तरह से आपका पूरा शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। आपको मिनिमम कम से कम एग्जाम से 6 मंथ पहले, तकरीबन नवंबर दिसंबर तक सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से रिवाइज करिए, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बाद में भूलना ही है, और जो पेपर बनना है वो एनसीईआरटी से बनना है। तो मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और ठीक है, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।